पिछले क्लास में हमने बात किया था कि पानी के बारे में, कि पृथ्वी का जो पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात किया था, कितने कितने परसेंटेज में कहाँ कहाँ पे है। हो गया था। तो देखो फिर से उसको रिवीजन करा देते हैं। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, अपना अपना नोट्स निकाल लो, जो आपको नोट्स मिला है। उस ग्राफ में आपको दिखा था कि ओशन में जो पानी है 96.5%, उसमें फिर आपको ये भी दिखा था कि 0.9% जो है कि साल्टी है, टोटली साल्टी है, मतलब कि नमकीन पानी है। और आपको 2.5% फ्रेश वाटर दिखा था, है ना। फिर हमने ये जो आपकी बेंच पे भी नहीं है क्या, और ये जो फ्रेश वाटर था उसको भी हमने जूम आउट किया था, उसको भी हमने डिटेल में देखा था। डिटेल में हमने देखा था तो उससे पता चला कि ग्लेशियर और आइस कैप में जितना पानी था, कितना था 68.7%, यानी हिमनद, हिंदी में बोलते हिमनद, वो जमे हुए पानी है। क्योंकि है वो फ्रेश वाटर लेकिन एक जमे हुए फॉर्म में है, ग्लेशियर के फॉर्म में है। कितने परसेंट? 68.7%। फिर हमने देखा था कि जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि भूमिगत पानी है, वो कितने परसेंट है? 30.1%। ठीक है। फिर हमने सरफेस पे जितने भी पानी है, सरफेस वाटर, हमने कितना परसेंट देखा था? 1.2%। ठीक है। फिर हमने ये देखा था, वो जो सरफेस वाटर था ना, उसको जूम आउट किया था, उसको और जूम किया था, उसको और डिटेल में देखा था। तो हमें पता चला था कि जो ग्राउंड आइस है, ठीक है, जिसको एक तरह से परमाफ्रोस्ट बोलते हैं, वो कितने परसेंट थे? 69% थे, है ना। और फिर जो लेक्स में पानी थे, लेक्स में टोटल कितने परसेंटेज थे? 20.9% थे। फिर आगे हमने देखा था सॉइल, स्वाम्स, रिवर, लिविंग थिंग्स, इन सब का परसेंटेज देखा था। बताओ तो सॉइल मॉइस्चर कितने परसेंट थे? 3.8%। और रिवर्स में कितने परसेंट? 0.49%। स्वाम्स या फिर मार्शी एरिया, उसमें कितना परसेंट? 2. अरे कोई नहीं बोल रहा है, किसी के पास नोट्स नहीं है? है तो बोलो। 2.5%, 2.5 या 2.6? सच सच बताना, मेरा क्लास करने से पहले तुम लोग एक बार रीडिंग करते हो कि नहीं इसको? ये मिला आपको सजाने के लिए नहीं है, बैग सजाने के लिए, फाइल सजाने के लिए, समझ रहे यार? ये याद करने के लिए, ये बनाने में कितना मेहनत लगता है तुमको समझ में है? इसको मैं ही बनाता हूँ पूरा, देख लो ना, डायग्राम बनाना, टाइपिंग वाइपिंग जो भी है मैं ही बनाता हूँ इसको। कितना मेहनत है तुमको पता है? पहले एनसीईआरटी की किताब उठाओ, एनसीईआरटी की किताब उठा के उसमें से छाटो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको छाट के एक कॉपी में लिखो, एक पन्ना पे लिखो, और उसके बाद सिस्टम खोलो, सिस्टम पे बैठो और ठपर 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 टाइपिंग करते रहो। एक बार में तो होता नहीं हो टाइपिंग, बैठे बैठे आदमी का मन आ जाता है, उठता है आदमी, फिर कुछ नाश्ता पानी करता है, चाहे कुछ करता है, फिर दूसरा काम करता है, एगो काम तो करेगा नहीं, एक आदमी के पास एक काम तो है नहीं, फिर दूसरा टाइपिंग वाला काम होता है। ये टाइपिंग करने में, अभी देखो तुम लोग का चैप्टर 4 टाइपिंग कर रहे हैं ना, ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 का अभी एक एक पन्ना टाइप हुआ, तो ये इसमें बहुत मेहनत लगता है। इसमें काट छाट के एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना, और ये पढ़ना आपको पता चल जाएगा। एनसीईआरटी में आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा कहानी की तरह है, और उसमें से छाट छाट के एक एक बुलेट पॉइंट तक बनाना, एक एक पॉइंट को बनाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लगाना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो समझा करो, इसके पीछे बहुत मेहनत है। कम से कम पढ़ लिया करो, याद नहीं करो, मत याद करो, रट्टा मत मारो, कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लो ताकि याद रहेगी कौन कहाँ पे है। क्या था? स्वाम्स और मार्शी एरिया 2.6% था ना, 2.5% बोल रहे। एटमॉस्फेयर में 3%। तुम क्या कर रहा है? क्या नाम है? अजीत? गोलू। गोलू क्या कर रहा है? गोलू खोज रहे, मेरा तो नहीं मिला। तुमको ये नहीं मिला है? मिला है, घर से छोड़ रहे। वाह नाइस। इसको इनाम दो रे कोई। क्या चाहिए ना? तो सबको इसको 5 दिन भोज कर देना, खुश हो जाएगा। चलो, तो हमने इसमें देखा था कि दुनिया में पानी की कुल मात्रा 96.5% किसके रूप में है? समुद्र के रूप में। फिर 2.5% केवल मीठे पानी के रूप में था। भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है, ये भी हमने जाना था। और ये भी जाना था कि
प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पे आता है? 133वें स्थान पे, है ना। अब देखो ये सब तो हो गया था। अब जल दुर्लभता का मतलब क्या है? जल दुर्लभता यानी कि स्कैंटी ऑफ वाटर। व्हाट द मीनिंग ऑफ स्कैंटी ऑफ वाटर? पानी की कमी को ही हम लोग बोलते हैं जल की दुर्लभता, है ना। दुर्लभता मतलब रेयरिटी, खत्म होने वाला है ना। अब देखो आप लोगों में से कितना लोग सवाल पूछोगे कि पानी खत्म हो जाएगा? इतना सारा पानी है, पानी खत्म हो जाएगा? नहीं, पानी खत्म नहीं होगा। पानी जो है सो है, पीने की पानी खत्म हो जाएगा। ऐसा पानी जिससे आप जिंदा रहते हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो जिंदा रहता है, वो खत्म हो सकते हैं। क्योंकि आप सोचो ना, आप लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हो। दैनिक जीवन में पानी का कितना इस्तेमाल है, सारा चीज काम होता है, बिना पानी के तो हो नहीं सकता है। हमारे शरीर में पानी है, जैसे कि हमने बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने पानी है? 0.26% लिविंग थिंग्स में, है ना। तो पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन 96% अबव ओशियन वाटर है, समुद्र का पानी है। तो हम तो समुद्र के पानी को इस्तेमाल में नहीं ला सकते, मतलब डेली यूज के लिए आप कुछ कुछ चीजों में लाते हो, जैसे ट्रैवलिंग करने के लिए, परिवहन के लिए करते हो, है ना। बड़े बड़े सीप, बड़े बड़े जहाज एक समुद्र के किनारे से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो। एक और चीज का इस्तेमाल होता है, हम लोग नमक बनाने में भी करते हैं, साल्ट क्रिएशन में भी करते हैं। लेकिन क्या पीने के लिए उपयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। समुद्र की पानी पी सकते हो? नहीं। नमक की मात्रा ज्यादा है, आप पूरी तरह से डिहाइड्रेट पी लोगे ना, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाओगे, हो सके आप मर भी सकते हो। इतना मिनरल्स आपके अंदर जाएगा तो आप जिंदा रहोगे? नहीं। आप घड़ी पे ही नॉर्मल डे में ही अगर नमक आप ज्यादा यूज कर लेते हो तो आपको देखते हो कि पूरा दिन आपका कैसा होता है। यहाँ पे जलन, थोड़ा गजब टाइप का हो जाता है मन, है ना। बीपी बढ़ जाना या घट जाना, ऐसा कुछ होने लगता है ना। घबराहट वगैरह वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो पानी तो बहुत जरूरी है, लेकिन पानी इस पृथ्वी से खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन पीने वाला जो स्वच्छ पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, जल दुर्लभता क्यों है, ठीक है, इस चैप्टर में। तो हमने देखा था, चैप्टर निकाल लो, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 निकालिए। तो देखो जल दुर्लभता के कितने कारण थे? कुछ वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमें कुछ लिखा था, जैसे बड़ी आबादी, जल दुर्लभता के कारण, जल दुर्लभता का मतलब ही क्या होता है? जल की कमी, पानी की कमी। अब वो कारण क्या है? बड़ी आबादी। पहला कारण देख लो, बड़ी आबादी। डे बाय डे आप देख रहे होगे कितना आबादी बढ़ रहा है। जब आबादी बढ़ेगी, पॉपुलेशन इतना बढ़ेगा, तो पानी की डिमांड भी बढ़ेगी, है कि नहीं। एक घर में सपोज दैट एक व्यक्ति, कुछ सपोज दैट नहीं, ये रियलिटी है। एक व्यक्ति को अगर एक पानी से अगर कुछ काम करना रहता ना, 1 लोटा पानी से, तो 1 लोटा के एक लोटा के जगह पे वो 1 बाल्टी यूज करता है कि नहीं है। तो मांग तो बढ़ गया है ना, पानी की मांग बढ़ गई है। मार्केट में पूरा देखो, पूरा देश में पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है। वैसे इंडिया में ही काफी देख लो, और इंडिया में भी बिहार में देख लो पॉपुलेशन की घनत्व, डेंसिटी कितना बढ़ गया। देखो डेंसिटी और पॉपुलेशन में थोड़ा अंतर क्या है कि पॉपुलेशन आप देख रहे हो कि लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, और लोगों की जब जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड बहुत चीज की बढ़ रही है, खाने की, घर की, रहने की, हर एक चीज की डिमांड बढ़ रही है। तो बिहार में जमीन कम, लोग ज्यादा, और लोग घर भी ज्यादा बनाएंगे। एक घर में अगर 10 गो परिवार है, वैसे आम बात है यहाँ बिहार में, गाँव में, अब तो धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो ये सब चीज ठीक हो रहा है। लेकिन पहले देखो ना, 10 घर में 10 परिवार है, उससे भी ज्यादा परिवार है, बेटा बेटी मिला के। ज्वाइंट फैमिली काफी, अब तो ज्वाइंट फैमिली नहीं, आपको स्मॉल फैमिली ही देखने को मिलेगा, लेकिन पहले ज्वाइंट फैमिली कुछ ज्यादा होते थे। तो देखो यहाँ पे खेत भी बहुत कम है, सबके पास मतलब खेत है, लेकिन किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 2 बीघा, मतलब एक तरह के ना कंटिन्यूटी फॉर्म में नहीं है, डिसकंटिन्यूटी फॉर्म में एग्रीकल्चर यहाँ पे होता है ना। उपज भी कम होगा, है पूरी तरह से फर्टाइल जमीन,
लेकिन सोचो ना, ये कर रहा है इतना ही में खेती, वो कर रहा है इतना ही में खेती, वो कर रहा है इतना में खेती, ऐसे कैसे काम चलेगा? डिसकंटिन्यूटी, एक तरह के कंटिन्यूअस फॉर्म में हमको खेती करना चाहिए। वैसे ये टॉपिक नहीं है, हमें यहाँ पे ये बात करना है कि पानी जल की दुर्लभता में ये बड़ी आबादी कैसे रोल निभा रहा है। बड़ी आबादी ऐसे रोल निभा रहा है कि आपका जितना, आपके देश में जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो उसमें पानी एक ऐसा चीज़ है कि दिन भर में आदमी यूज बहुत करता है, बिना पानी के कोई नहीं रख सकता। तो जब आबादी बढ़ेगी तो उसको भी पानी चाहिए ना, है ना? तो ये आप देख सकते हो कि पहला रीजन है कि आबादी बढ़ना। दूसरा रीजन है पानी का अत्यधिक दोहन। पानी का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन मतलब अभी भी बताया हमने, एक लोटा पानी की, हाँ, एक लोटा पानी की जरूरत है तो 2 लोटा कर लिए, ज्यादा पानी है ना, ज्यादा पानी यूज करना, अत्यधिक ऐसा ही कर फेंक देना। हम जानते हैं कि थोड़ा सा पानी देंगे तो ये दह जाएगा, ये मतलब हाथ धो आ जाएगा चाहे कुछ हो, लेकिन नहीं, हम तो यूज करेंगे। पानी फ्री में ना आता है। अब देखो, जो मतलब पढ़े नहीं है, पुराने लोग हैं, पुराने ख्यालात के, उनसे कहोगे ना कि पनिया तो नहीं बचा के यूज करिए, तो वो का कहेगा? पनिया खरीद के आ रहा है का है? पनिया हमारा घर के है, दगवा हमारा हाथ पे है, पनिया उठाएंगे हम अपन हाथ के दगवा मिटाएंगे, तुमरा की होता है। और जल प्रदूषण, जल प्रदूषण देखो, अब अभी तो सब कोई जानता है जल प्रदूषण। कितना लोगों का नाम है कि गंगा नदी प्रदूषित नहीं है, है ना? हम खुद गंगा किनारे रहते हैं, वहाँ के आसपास तो किसी को हम बोल देते ना कि गंगा नदी गंदा हो गया तो हम ही को झाड़ देता है। अंग्रेज बनेगा? पेपर लिख लिया है, रोज पीते हैं, कहाँ हो गया देखो बॉडी बनल है। अब क्या समझाए उसको? ठीक है, बगल में पटना पड़ता है, ठीक है, हमारे घर से कुछ दूर पे मान लो कि बीच में गंगा नदी है, फिर पटना है, वहां से जितना भी नाले हैं ना वो सब गंगा नदी में खुलते हैं। आप जब जाओगे ना, हमारे गांव से नाव से बैठ के ट्रैवल करोगे, उस पट्टी जाओगे ना, PMCH है, इतना गंदा महकेगा उतना दूर जहाँ से नाली निकलती है। तो सोचो वो सब पानी कहाँ जा रहा है? गंगा, सब इतना सीवेज वाटर कहाँ गंगा नदी में प्रवाहित कर रहा है। तो आप क्यों ये चीज से बच रहे हो कहने से कि गंगा नदी प्रदूषित नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, हो रहा है। आपको दिखता इसलिए नहीं है कि वो मूवमेंट में है, वो पानी मूव कर रहा है, जितना सबको दहा के लेके चल जाता है बे ऑफ बंगाल में, इसलिए आपको नहीं पता चलता है। लेकिन अगर पता चलना है तो उसको रोक दो, पानी को रोक दो। एग्जाम्पल के लिए एक बनाओ, लेक बनाओ, अपने मैनमेड झील बनाओ, पानी ले आओ किसी नदी का पानी उसमें से, और फिर उसको बंद कर दो, तो एक गड्ढा में पानी भर जाएगा। कुछ दिन बाद उसमें कचरा खूब भर भर के फेंको, तो क्या होगा? कुछ दिन बाद सूख जाएगा वो नदी, खराब, गंदा, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे मच्छर, डेंगू का अभी भी चल रहा है ना सर। अपने आसपास साफ सुथरा रखना। कभी कभी शरीर में ना, जो शरीर बाहर ओपन है उसमें ना नारियल तेल लगा लेना, इससे क्या होगा ना, ये नुस्खा नहीं है, इससे क्या होगा, थोड़ा मच्छर कम अट्रैक्ट होगा, बैठेगा कम आपके त्वचा पे, बैठेगा लेकिन बहुत कम बैठेगा। तो ये जल प्रदूषण समझ में आ गया। पानी में अत्यधिक कुछ फेंकते रहना दिन भर। आप लोग फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो? नहीं फेंकते हो, गुड। वैसे हमसे भी पूछ सकते थे कि आप फेंकते कि नहीं फेंकते। हम भी नहीं फेंकते हैं, क्योंकि देखो हमारे घर के दूर पे गंगा नदी है, हम नहीं फेंकते लेकिन हमारे घर वाला फेंकते हैं। क्योंकि सुनो ना, देखो आप किसको समझाने जाओगे? आप समझ रहे हो ना, बात खत्म। आप समझाने जा रहे हो, समझ रहा है, ठीक है, नहीं समझ रहा तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। आप मम्मी को समझाने जाओगे? पूजा पाठ का जितना भी सामान है, चाहे आदमी, हिंदू धर्म में भी तो मान्यता है कि सब चीज पूजा पाठ का सामान या फिर मरने के बाद जो अवशेष है सब गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है, वो सब ठीक है। लेकिन जो कचरा है पूजा पाठ वाला या फिर कुछ होता है, कुछ हो उसी में फेंक देना, नहाना, वो सब सही नहीं है। साबुन, डिटर्जेंट और कपड़ा खींचना, वो सब सही नहीं है गंगा नदी में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक गंगा नदी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी नदी, ठीक है। समाज में जल का, बोलो, असमान, जल का असमान वितरण। असमान वितरण मतलब समझ रहे हो ना? बताओ, कोई बताएगा? समाज में जल का असमान वितरण करने का क्या मतलब है?
बोलो, सोचो। तो बता दिए ना, ये सब तो बता दिए, सब चीज हो चुका है। बोलो बोलो। आप बताओ। क्या क्या समझते हो, कुछ समझते हो बता दो। समाज में जल का बहुत उपयोग हो रहा है, जल को बचाना चाहिए। अच्छा, और भी कुछ बोलेगा? क्यों? वीडियो में आ जाएगा, कैमरा तो मेरी तरफ है। अरे असमान वितरण वितरण करने का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है लेकिन समान तरीके से नहीं हो रहा है। फलाना के घर कुछ हो, उससे घर कुछ हो, है ना। हमनी के बिहारी भाषा में फलाना बोलते हैं ना, फलाना चिलाना। तो उसके घर कुछ लीटर का पानी, उसके घर कुछ लीटर का पानी, उसके घर कुछ लोटा पानी, उसके घर कुछ लोटा पानी। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब असमान वितरण कर रहे हैं हम लोग पानी का। दिल्ली में जाओगे या फिर दिल्ली कर रहे हैं जहाँ पे पानी की कमी है, आजकल तो आपको हर एक जगह मिल ही सकता है धीरे धीरे कि पानी का यहाँ पे कहीं कमी हो रहा है, कभी वहाँ पे कमी हो रहा है। आप सुने होंगे न्यूज में कि पंजाब वाले इलाका में पानी का जो स्तर है नीचे धीरे धीरे जा रहा है। अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो वो सुखाड़ हो जाएगा वहाँ पे, कहीं वहाँ पे राजस्थान जैसा माहौल ना बन जाए। तो ये जो वितरण हो रहा है ना पानी का, वो असमान वितरण हो रहा है। कहीं पे कुछ ज्यादा ही पानी है जिससे कारण पानी का सिंचाई भरपूर हो रहा है, अत्यधिक सिंचाई, उससे क्या है पानी का भी बर्बादी हो रहा है और प्लस में जमीन का भी बर्बादी हो रहा है। अत्यधिक सिंचाई आपको बताया थे क्या कारण हो सकता है? अत्यधिक सिंचाई से उस खेत का लवण की मात्रा बढ़ जाएगी, होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? एग्जाम्पल में बताओ आप, प्रैक्टिकली आपको हम बताए थे। आप घर पे एक लोटा में पानी लो या कटोरा में कंटेनर में पानी लो, उसमें नमक थोड़ा डाल दो या फिर नहीं भी डालो लेकिन डाल दो थोड़ा सा, और उसको पूरा गर्म करो। पानी में थोड़ा बहुत तो लवण होते हैं ना, हाँ होता है। पूरा गर्म करो। गर्म करो तो जितने भी पानी हो तो भाप बन के उड़ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा व्हाइट व्हाइट। हाँ, बैठे। आप बिना नमक भी करोगे तो व्हाइट व्हाइट बढ़ जाता है। वो डेट इज क्या है? वो क्या है? वो लवण ही तो है, नमक ही तो है। तो वो नमक आपके खेतों में बैठ सकता है जब अत्यधिक सिंचाई होगी, हाँ। फर्टिलिटी कम हो जाएगा खेतों की। उस पे जो खेतों के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, जो ऑर्गेनिक मैन्योर हैं, वो सब के सब दह जाएगी अत्यधिक सिंचाई होगी तो, है ना। हाँ। वो जब ऊपर का परत ही दह जाएगी जहाँ पे हम लोग अच्छा से उगा सकते हैं, वो जल्दी उग सकता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, फास्फोरस की मात्रा ज्यादा है, वो जब हटी जाएगी तो खेती करोगे तो आपका वो अच्छा होगा क्या? नहीं, नहीं फसल होगा। अच्छा नहीं होगा। फसल अच्छा नहीं होगा। अगला क्या है? कम वर्षा। अभी फिलहाल देख लो, बिपरजॉय साइक्लोन आया था। इस बार आप देखे वो एल नीनो इफेक्ट भी हुआ था। एल नीनो इफेक्ट समझ रहे हो ना क्या होता है? वो एक अलग का टॉपिक है। एल नीनो, ला लीना, आप 10th क्लास में हो, आगे आगे आपके क्लास में जाओगे तो एल नीनो ला लीना समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल का जो बात है कि जो मानसून था लेट हुआ, ठीक है, काफी लेट हुआ था मानसून। क्या कमेडी चल रहा है? तो मानसून लेट होने के कारण देख रहे हो कि बारिश भी नहीं हुआ था समय पे, बारिश भी समय पे नहीं हुआ था। इसी साल का बात कर रहे हैं। और उधर हमको अरब सागर में हमको देखने को मिल गया बिपरजॉय साइक्लोन। अब बिपरजॉय साइक्लोन के कारण ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? बनाओगे घर पे? बनाओगे? नहीं। बना लेना। कितना बनाओगे? एक कितना सारा आबादी है, कितने लोगों के लिए बनाओगे, कितने लोगों के लिए उपयोग में होगा, है ना। तो पेड़ को हमें बचाना चाहिए, हाँ। है ना। लेकिन अब इतना आबादी बढ़ रहा है, पेड़ बेचारा कैसे बचेगा? इंसान तो लग चुके हैं कि ना हम ना बचाएंगे पेड़, हम तो पैसा कमाएंगे। हाँ हम तो पैसा कमाएंगे और पैसा ही बचाएगा सब। और सुनो ना, जिसको कहने जाओगे ना तुम कि पेड़ मत काटो, इससे पर्यावरण का क्षति होता है, वो क्या कहेगा कि पर्यावरण का हम ही एगो ठेका लिए हैं, हम नहीं काटेंगे तो ठीक हो जाएगा, हम पेड़ नहीं काटेंगे तो सारा ठीक हो जाएगा, सब मतलब पूरा पर्यावरण बैलेंस हो जाएगा, तुम्हारा भौतिक बंद हो जाएगा। किसी को समझाने जाओगे तो। लेकिन हाँ, बहुत अभी जो जनरेशन चल रहा है, हम लोग का जो जनरेशन है, जो पढ़ लिख रहे हैं, वो समझ रहे हैं इन बातों को कि हाँ
ये पेड़ को हमें ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, अत्यधिक काटना नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है फिर भी काट के उसको बेच रहे हैं, तो धीरे धीरे कुछ हो सकता है। पुराने लोगों को आप नहीं समझा सकते, कुछ ही लोग समझ में आएगा उनको, जिनको ये समझ में है पर्यावरण के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये सब हो जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, जिनको प्रोस कॉन्स पता है इन चीज का। बढ़ते शहरीकरण, वही बात है, आबादी बढ़ रही है तो शहरीकरण भी बढ़ रही है। शहरीकरण यानी कि औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, इतना सारा इंडस्ट्री बढ़ रहा है, इतना सारा धुआं हो रहा है। इंडस्ट्री में देख रहे हो इतना सारा पानी का उपयोग होता है ना, इतना पानी का उपयोग होता है ना, मत पूछो, बहुत पानी का वेस्ट तो हो भी करता है। ये कच्चा माल को धोने में, फिर धो के आया, फिर बराउर धो, गर्म पानी से धो, ठंडा पानी से धो, अलग अलग तरीके से, तो पानी का वहाँ बहुत सारा इस्तेमाल होता है। कलकत्ता में जैसे एग्जांपल में बताया था, कोलकाता में इतना गंदा महकता है। बहुत पहले गए थे तो याद नहीं है उस जगह का नाम, कोलकाता में हम गए थे, तो वहाँ पे लेदर का काम बहुत सारा हो रहा था। इतना कचरा, पहाड़ जैसा कचरा आपको दिखाई देगा। नाले, बहुत सारे नाले दिखाई देंगे वहाँ पे, रोड के बगल में। ये वहाँ के लोग को आदत हो गया है। आज जब हम गए थे वहाँ पे तो नाक बंद करना पड़ा था। अब वहाँ लोग रह रहे सही, हमको देखो नाक बंद करने के बाद भी, रुमाल से बाद भी महक रहा था, इतना गंदा। तो पॉल्यूशन वहाँ कितना है, वाटर पॉल्यूशन भी है, देख रहे हो ना, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी है। अब जहाँ इंडस्ट्री ज्यादा होगा वहाँ तो होगा ही। अब हमारे बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या है, बेरोजगारी बढ़ गई है। अब देखो, अब इंडस्ट्री लगाया जाएगा तो पता चलेगा कि खेती की जमीन कम हो जाएगा। खेती की जमीन, तो अब तुमको देखने को मिलेगा पानी की कमी भी धीरे धीरे होने लगेगी। तो इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए ना, हम लोग खुद अपने आप का जो डिजायर है ना, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन किसी से होगा नहीं, ये होगा क्या, डिजायर किसी का होगा क्या कंट्रोल? भगवान बुद्ध बोले थे कि दुनिया में, संसार में सबके पास दुख है, और उस दुख का एक ही कारण है, इच्छा, प्रबल इच्छा, भौतिक सुख। इन सबको त्याग दो, सब चीज खत्म। अब देखो एक टॉपिक आता है, अब हम लोग देखेंगे औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। कैसे, हाउ, कोई बताएगा? अब गाना तो ये लिखल था, ये बता देते हैं। तो देखो, पहला कारण है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण। आफ्टर 1947, बताओ तो भारत कब आजाद हुआ था देश, ये इंडिया है? यू नहीं याद रहेगा, गुड, 1947 में, ठीक है। तो इसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ी, है ना, इंडस्ट्री बढ़ी। वैसे इससे पहले भी था, लेकिन अंग्रेज अपने फायदे के लिए किए थे। ट्रेन की स्टार्ट, ट्रेन यहाँ से कच्चा माल वहाँ लेके जाना, उसको बढ़िया से बना के यहाँ पे महंगे दाम में बेच देना। खैर ये तो हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में आपको सर पढ़ा ही रहे होंगे अच्छे से। 10th में नहीं पढ़ना होगा, 10th में तो जार निकोलस, ये वो, लुइस सोलोवा, इनके बारे में पढ़ना है ना। और आगे आपको या तो 9th में, 11th 12th तो है ना, पूरा पढ़ते रहना यार, जिंदगी भर तो पढ़ना है, पढ़ते रहो। तो पहला कारण क्या था, स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या हुआ, औद्योगिकरण का विकास तेजी से, है ना। औद्योगिकरण मतलब समझते हो ना, इंडस्ट्री, जहाँ पे कारखाने, जहाँ पे बहुत सारे सामान, प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। कपड़ा का कारखाना हो गया, चीनी फैक्ट्री हो गई, वगैरह वगैरह, लॉट्स ऑफ फैक्ट्रीज। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग। समझ में आया कुछ? इंडस्ट्री बढ़ा, उद्योग बढ़ा, जल का उपयोग बढ़ा। तो उस, अब देखो, उद्योग का संख्या काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ, अलवणीय जल का अत्यधिक प्रयोग होने लगा। मतलब पानी का ज्यादा इस्तेमाल, अत्यधिक दोहन, है ना। हमने बताया था आपको कि पानी, इंडस्ट्री में कितना सारा पानी उपयोग होता है, बहुत पानी यूज होता है। आप यूट्यूब पे सर्च करना कोई भी फैक्ट्री का वीडियो, और उसमें देखना कितना पानी यूज होता है, ठीक है। पटना में जाओगे आप, वहाँ से सीवेज से वाटर जो आता है ना, आप वाटर को देख के अनुमान लगा सकते हो।
चाहे वैसे पटना में तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं उतना तो बड़े बड़े फैक्ट्री तो है ही नहीं। शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि। अब देखो शहर में इतना सारा आबादी बढ़ रहा है ना, शहर की बढ़ती आबादी और शहरी जीवन शैली, ये भी एक तरह का फैक्टर है। शहरीकरण हो रहा है और उस शहरीकरण में लोग मॉडर्न हो रहे हैं, सब लोग मॉडर्न हो रहे हैं, उनकी जीवन शैली मॉडर्न हो रही है, तो उसके कारण जो है कि जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हो रही है। जल ऊर्जा जो है ना, जल ऊर्जा, अरे डायनेमो इफेक्ट, डायनेमो चला दो, उससे नहीं समझ में आ रहा ये बात। बांध जब बनाया जाता है तो वहां पे टरबाइन लगा दिया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है। जब पानी उस पे गिरती है टरबाइन पे, वो टरबाइन गोल गोल घूमता है, यानी कि वो डायनेमो गोल गोल ऐसे घूमता है, जिसके कारण क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हम जल की ऊर्जा को इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना पा रहे हैं। वही बात है, शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हो रही है। ठीक है, जल ऊर्जा की आवश्यकता में क्या हो रही है, तीव्र वृद्धि। शहरों तथा गांव में जल संसाधन का अति शोषण, शहर में या फिर गांव में जल का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। मतलब अति शोषण वही है, दोहन ही है, अत्यधिक यूज करना शहर में भी हो रहा है, गांव में भी हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया टॉपिक। चले आगे बढ़े, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें, थोड़ा सा फैक्टर थी, लेकिन हाँ अगर पूछ दिया एग्जाम में तो बता देंगे, 2 नंबर में पूछ दिया बता देंगे, ये सब फैक्टर, ये सब कारण है। कंपनियां मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, एक से ज्यादा काम करना। ठीक है, अडानी ग्रुप एयरपोर्ट भी बनाती है, सब चीज है ना, क्रिएशन, फॉर्मेशन, एवरीथिंग। अंबानी, जियो, टाटा ग्रुप, ये सब बहुत सारे काम करती है ना, मल्टीनेशनल कंपनियां है कि नहीं है? सारा चीज, कार भी बनाती हैं, एसी, कूलर, चाकू, लोहा, एवरीथिंग। टाटा जिंदाबाद। इंडिया के हर एक घर में टाटा ना हो, ऐसा हो सकता है? आपके घर में भी टाटा है, नमक से लेकर सब चीज एवरीथिंग। तो वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं। की कर रही छे, तितली के साथ खेल रहा हो, बताओ। वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं। समझ में आ रहा है तुमको? आप देखो KFC के बारे में नाम सुने हो ना, KFC सुने हो, डोमिनोज, छोड़ो डोमिनोज, KFC, पिज्जा हट, नाम सुने हो ना। ये सब बाहर की कंपनियां हैं, मान लो ये अमेरिका की कंपनी है, और वो देखो इंडिया में भी है, KFC है ना, है ना। साथ में आप देख सकते हो गूगल, अमेरिका की कंपनी है, बहुत सारे देशों में काम करती है ना। करती है। Amazon, वे कंपनियां, पढ़ो ठीक से, वे कंपनियां जिनके उद्योग, जिनका काम, जिनका इंडस्ट्री संस्थान एक से अधिक देशों में कार्य करते हैं। मतलब एक जहां पे वो, मान लो कि हम इंडिया में एक कंपनी खोले, ठीक है, और ये कंपनी को हम जर्मनी में भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, इजराइल में भी स्टैब्लिश कर दी, ठीक है, तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं। तो बहुत सारे देश में भी पूंजी निवेश होगा, रसिया, अमेरिका और कनाडा, इजराइल, जहां जहां हमने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, अपना इंडस्ट्री को बढ़ाया, वहां पूंजी निवेश करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तथा अधिक लाभ अर्जित करता है। जब पूंजी निवेश करेंगे तो लाभ तो होगा ही होगा, इसमें तो वो राय है नहीं। हाँ, हो सकता है कभी कभी डाउनफॉल हो, कभी कभी राइज हो, लेकिन लाभ तो अर्जित होगा हमको। यानी कि एक कंपनी बहुत सारे देशों में अपने उद्योग को क्या कर रही है, स्टैब्लिश कर रही है, अपने उद्योग को बढ़ा रही है अपने बहुत सारे देश में, है ना, वहां पे निवेश कर रही है पूंजी को, और फाइनली क्या कर रही है, वहां से लाभ को अर्जित कर रही है। उसको क्या बोलेंगे, बोलो?
बहुराष्ट्रीय कंपनी। कंपनी, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी समझ में आ गया, हाँ। ठीक है। बहुराष्ट्रीय मतलब मल्टी काम होगा, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, दैट इज मल्टी काम, बहुत सारे काम। आगे बढ़े, यस या नो बोल दिया करो। सब बिजली बनती है। हाँ, तो जल विद्युत ऊर्जा क्या है? हम लोग जल से विद्युत उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि जब बांध बनाते हैं हम लोग, तो वहां पे हम लोग टरबाइन लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि जब पानी वहां से निकले, पानी वहां से गुजरे, ठीक है, तो टरबाइन चले, है ना। टरबाइन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी हमको देगी। यांत्रिक ऊर्जा, जैसे टरबाइन चलती है उसमें क्या हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा, है ना। और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, कौन सी ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत जल ऊर्जा में, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नदियों के ऊपर बांध बनाकर जल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। इकट्ठे किए जल को टरबाइन पर गिराया जाता है। अब जो पानी जो इकट्ठा किया गया, वो जल को कहाँ गिराओगे, टरबाइन पे गिराओगे। अब टरबाइन पे गिराओगे, जिससे टरबाइन क्या करेगा, दौड़ता है, मतलब चलता है, दौड़ता है, कुछ बोल दो ना। तो क्या बनेगी, बिजली बनती क्या है। बनेगी, बिजली। बिजली बनती है। कौन सी बिजली जल। है, कौन सी बिजली, पड़ोसी वाली बिजली ना रे, ये बिजली लाइट वाली बिजली। और बिजली कौन सी प्रकार की होती है, बिजली होती है जहाँ से लाइट बल्ब जलती है, बस। अच्छा कुछ पूछ दो, सब चौक हो जाता है कि क्या पूछ दिए। जन्मे नहीं करते हैं। अभी पूछ दे, कैसे नाम है तुम्हारा, गोलू, पूछ दे गोलू तो ये चौक जाएगा, क्या बोल दिए सर, काफी कहना चाहते हैं। इसका क्या लाभ है ये भी तो जानना होगा ना। जल विद्युत ऊर्जा का लाभ क्या है, कोई बताएगा, एनीवन? चलो नहीं बताओगे हम बता देते हैं, ठीक है, लिखना है। जल विद्युत जल विद्युत ऊर्जा के लाभ, पहला, यह सस्ती होती है, बोलते जाओ, इससे प्रदूषण नहीं होता है, ऊर्जा का नवीकरणीय और है कुछ? पेज नंबर 3, ऊपर देखो, जल विद्युत ऊर्जा के लाभ लिखा गया गलती से, ये देख रहे हो ना। जल विद्युत ऊर्जा के इतिहास लिख दो, के इतिहास, जल विद्युत, पेज नंबर 3 निकालो, वहां पे लिखा हुआ है जल विद्युत ऊर्जा के लाभ। अब ये भी तो यहाँ भी तो पढ़े हैं जल विद्युत ऊर्जा के लाभ, ये थोड़ी है लाभ, थोड़ी है, ये तो इतिहास बता रहा है ना कि पीछे कैसे कैसे जल विद्युत ऊर्जा के बारे में किया गया था काम। तो लाभ की जगह काट के इतिहास लिख लो। तो जल विद्युत ऊर्जा के लाभ देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आ गया ना क्या होता है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया होगा, अभी भी आई है, समझ लो थोड़ा सा।
देखो जल विद्युत ऊर्जा क्या है कि आप नदियों पे बांध बनाते हो, उसमें एक टरबाइन लगा देते हो, जो बांध का पानी है टरबाइन पे गिरता है और टरबाइन के अंदर जो डायनेमो है वो घूमता है और घूमने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। ठीक है, हम उसमें तार लगा देते हैं और जहां हमको भेजना है इलेक्ट्रिसिटी वहां भेज देते हैं। ठीक है, अब देखो जल विद्युत ऊर्जा के लाभ भी हैं, जैसे कि पहला यह सस्ती होती है, ज्यादा महंगी नहीं है। कोयला भी हम लोग कोयला पे जलाते हैं, महंगा है कि नहीं है? कोयला निकालो, निकालने में खर्चा नहीं है। जैसे मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि वो संसाधन के बारे में है ना, संसाधन तो सभी चीज है, लेकिन जब तक ले वो उपयोग में ना आए तब तक ले वो संसाधन है क्या? नहीं है, आपके उपयोग में आना चाहिए। और चैप्टर 1 में तो पूरी डिटेल में हमने बताया था। तो यह सस्ती होती है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। जल विद्युत ऊर्जा से कोई प्रदूषण हमें देखा गया है क्या? नहीं। कोई प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन कोयला से तो होता है, पेट्रोल से तो होता है, धुआं निकलती है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, जल विद्युत ऊर्जा कैसा है? नवीकरणीय स्रोत है। कभी खत्म होगा क्या? नहीं। पानी खत्म हुआ कभी कभी? हाँ, पीने वाला खत्म हो जाएगा, जो फ्रेश वाटर है वो खत्म हो जाएगा। गंदे पानी से तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। का नदी के पानी पूरी तरह से स्वच्छ रहता है? नहीं। आप कचरा फेंकते हो, कूड़ा फेंकते हो, फिर भी उससे इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, साफ पानी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होती है ना? पूरी तरह से साफ पानी रहेगा ना, pH 7 वाला, पूरी तरह से न्यूट्रल पानी, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए तो हम लोग गंदे पानी से निकालते हैं। मतलब गंदा करने का मतलब है कि वो पूरी तरह से मिक्स्ड वाटर है, लवण, बहुत सारे मिनरल्स उसमें मिक्स है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके पीछे का इतिहास थोड़ा बहुत देख ले। ठीक है, कि जल विद्युत ऊर्जा की जो संचयन था या इनके पीछे का जो बनाया गया था, बहुत सारा लेक बनाया गया था, डैम बनाए गए थे, उनका कुछ हम लोग इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, चलो टेस्ट देख के दे दीजिए। देखो लिख ले। तो जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित जो है कुछ इतिहास है, कुछ तथ्य है, देख लेते हैं। पहला, ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्री गंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। ठीक है, जल संग्रहण तंत्र क्या? एक टाइप का बांध है ना, एक तरफ का बांध, डैम है ना। कहाँ पे? ईसा से पहले, सॉरी, ईसा के 1 शताब्दी पहले तो ठीक तो बोले थे, ईसा के 1 शताब्दी पहले है ना, इलाहाबाद के नजदीक श्री गंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। समझ में आ गया? ऑनलाइन वाला पता चल गया ये कारण, सॉरी, पहला फैक्ट तुमको पता चल गया। दूसरा फैक्ट है, देखो चक्रवर्तीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पे, मतलब बड़े स्तर पे बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। आप जब इतिहास पढ़ोगे ना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो आपको कभी फैसिनेटिंग चीजें देखने को मिलेगी वहां पे। मतलब इतने अच्छी चीजें मिलेगी कि आप उस समय का जो सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जो बनाया गया बहुत बड़े स्तर पे बांध था, झील था, सिंचाई तंत्र था, वो काफी मतलब फैसिनेटिंग थे। ठीक है, बहुत सारे बनवाए थे उस समय। सोचो, यानी कि ये पता चलता है कि उस समय धन कितने थी का हलवा। ठीक बा ना? अभी भी तुम जाओगे कुम्हरार में, कुम्हरार पार्क में, तुमको चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल थे उनके अवशेष तुमको देखने को मिल जाएगा। तो कभी पटना में जरूर जाना कुम्हरार पार्क। वैसे उसको सुबह जाओगे तो आपको कुछ फी नहीं लगेगा एंट्री का, फिर बाद में जाओगे तो एनुअल मतलब बहुत ही मिनिमम फी है। ठीक है, 10, 15, 20 रुपए ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो वहाँ पे अवशेष देखने को मिल जाएगा कि उस समय क्वेश्चन था, मलवा, उनके बिल्डिंग का मलवा मिल जाएगा देखने को। हाँ, वैसे आप लोग के लिए देखो, अगर आपको नोट्स चाहिए ना PDF फॉर्म में, तो आप क्या करो कि इस इंस्टाग्राम ID पे मैसेज करो, फॉलो करो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम ID है राहुल चौहान 2.0, तो फॉलो जरूर करो और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, कौन सैनिटाइजर का नाम लिया है? कारण है कलिंग, यानी कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, और बेन्नूर कर्नाटक, और कोल्हापुर महाराष्ट्र। ये सब जगह जो है आपको यहाँ पे उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र के सबूत मिलते हैं। ठीक है, पुराने समय में अपने इतिहास में आप पढ़ोगे, इतिहास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि
कि कलिंग में, नागार्जुन कोंडा, कोल्हापुर, ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे हमें उत्कृष्ट मतलब अच्छे वेल डेवलप्ड सिंचाई तंत्र का सबूत मिलते हैं, ठीक है। और अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील, जो कि 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। सोचो 11वीं शताब्दी में एक झील बनाई गई थी, कृत्रिम झील। कृत्रिम झील मतलब समझते हो, खुद से बनाई, मैन मेड, इंसानों ने बनाया उस झील को, भोपाल झील। कभी जाना भोपाल घूम लेना, अच्छा जगह है, ठीक है। ऐतिहासिक चीजें कहीं पे हो तो वहाँ पे घूमना चाहिए ना। ऐतिहासिक चीजें देखने में हमको काफी अच्छा लगता है, बहुत कुछ सिखाती भी है कि पहले के मॉडल क्या था, मतलब कैसे लोग सोचते, उनका सोचने का लेवल कहाँ तक था, कैसे वो सोचते थे, ये पता चलता है। आज सोचो, आज हम कुछ काम करके गए, ठीक है, और आने वाला 100 साल पीढ़ी बाद, 100, 200, 1000 साल बाद वो जब देखेगा कि अरे हमारे पूर्वज ऐसे करके गया था, इसका मतलब उनका सोचने का लेवल कितना ज्यादा था, है ना। तो हमें इतिहास से ये सब चीज सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। वैसे हम लोग इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके तो इतिहास के टीचर अच्छे से बताएंगे ही। वैसे आप पढ़ रहे हो ना, इतिहास पढ़ रहे हो ना तो? हाँ लुई सलाह नहीं पढ़ रहे हो? वैसे 10th में देखो, 10th में जो SST का जो सब्जेक्ट है ना, सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज का, वो सब मिक्स करके बहुत ही कम पूछता है। मतलब जितने भी आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, लेकिन पढ़ना तो सबको है ना। आप नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हो, है ना। नॉलेज आपको ज्योग्राफी का अच्छा खासा रहेगा तो आगे जाओगे तो आप UPSC करोगे, BPSC करोगे, MPPCS करोगे, कुछ भी करोगे, आपको हेल्प मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था 6th क्लास में आप नहीं पढ़े थे ज्योग्राफी, 7th में नहीं पढ़े थे ज्योग्राफी, है ना, तो आपका बेसिक कमजोर हो गया था। लेकिन आप पढ़ ले रहते, अच्छा से पढ़ रहते, तो आपका बेसिक और मजबूत रहता। तो ज्योग्राफी का जब G पढ़ाते तो आपको Y अपने आप पता चल जाता कि अच्छा हाँ ये सारी है, ठीक है ठीक है, अच्छा ये बता रहे, हाँ ये यहाँ था, सब चीज समझ में आता। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगला देखो, 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, हौज क्या है, एक तरह का विशेष तालाब है, यहाँ पे लिख दिए एक विशेष तालाब। हौज मतलब बड़ा सा एक तरह का समझ सकते हो, हाँ जैसे कि हौज हम बोले ना, एक बड़ा सा कमरा हो गया, ये बड़े से चीजें जहाँ पे हम पानी रखे, बर्तन, एक तरह का बड़ा सा बर्तन समझ लो, है ना। हौज बड़ा सा बर्तन हो गया, शुद्ध हिंदी है हौज, पता नहीं हिंदी है कि उर्दू है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए क्या बनवाया था, हौज खास, ठीक है। हौज खास का मतलब क्या होता है, एक विशिष्ट तालाब। तो आज भर के लिए इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग आगे के बारे में चर्चा करेंगे, आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, है ना। तो आप लोग को जो नोट्स प्रोवाइड किया गया है आप उसको पढ़ लोगे, अच्छा से पढ़ लोगे। अरे याद नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप डेली पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक सिंपल लैंग्वेज में ही बनाया गया है, ठीक है। और आप लोग के लिए, आप लोग को नोट्स चाहिए तो आपको जो बोला गया है, आप क्या होता, इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हो, आप वहाँ पे मैसेज करो या फिर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद। एक्टिंग